हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपने सारी मेहनत कर ली नीट एग्ज़ाम में, एक अच्छा स्कोर लेके आगे अगर हम टारगेट करते हैं हमारा 630 या 640 स्कोर आ भी जाता है, उसके बाद भी अगर हमें कॉलेज नहीं मिलता तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको काउंसलिंग कैसे होती है ये आपको पता ही नहीं है। क्या प्रोसेस रहता है, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे चीज़ें को कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि जो मैंने 2 साल 3 साल मेहनत करी है उसका रंग ये निकले कि मैं एक्चुअली दिवाली या होली जो भी बनाना चाहता हूँ वो एक मेडिकल कॉलेज से बना सकूँ, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से। तो इस वीडियो में हम वो प्रोसेस सीखेंगे, हम समझेंगे कि वो प्रोसेस क्या होती है, टेंटेटिव प्रोसेस क्या होती है, जिससे आपको प्रिपेयर्डनेस रहे। ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी है। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग की प्रोसेस पहली बार कर रहे हैं लाइफ में तो गलतियां होने के चांसेस हैं, और जब गलतियां होती हैं तो कुछ गलतियां ऐसी होती कि जैसे अमेजोन से हमने कोई चीज़ खरीदी, अच्छी नहीं लगी, हमने उसे वापस कर दिया। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर अगर छोटी मोटी गलती हो जाती है आपसे तो आपका सीधा सीधा 1 साल वेस्ट हो जाता है और वो स्कोर फिर किसी काम का नहीं रहता। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, सारी चीज़ें समझो आप क्या होता है, और कोई भी डाउट होता है तो यार कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे इन इन्फॉर्मेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग के टाइम पे आपके पास काफ़ी सारे टूल्स का हेल्प लेके आप एक अच्छी एमबीबीएस की काउंसलिंग या बीडीएस की काउंसलिंग कर सकते हो। वो सारे के सारे हमारे टूल्स जैसे कि ऑल इंडिया प्रेडिक्टर, एम्स का प्रेडिक्टर, स्टेट लेवल का प्रेडिक्टर, आयुष काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, ये सारे के सारे हमारे लाइव है। आप जाके इस QR कोड को स्कैन करिए और जाके खुद पता करिए कि आपका जो स्कोर आ रहा है, जो आपकी रैंक आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको किन किन कॉलेजेस के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर मैं स्टार्ट करूं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट की नहीं, हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग कैसे होगी। और यूजुअली क्या होता है, एमबीबीएस और बीडीएस जो कोर्स होते हैं इसकी काउंसलिंग एक ही टाइम पे होती है और एक ही अथॉरिटी करती है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती, उन्हें लगता है कि हमें किसी दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी एमबीबीएस और बीडीएस की वो एक साथ होगी। फिर दूसरी चीज़ ये रहती है कि कोटा क्या रहता है और रिजर्वेशन। अगर मैं रिजर्वेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कोटे की बात करूँ कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कितना परसेंटेज सीट्स का एलोकेशन होता है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो कॉलेजेस होते हैं वो तो 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, एक ऑल इंडिया कोटे के बेसिस पे और एक स्टेट लेवल के कोटे के बेसिस पे। तो जो भी कॉलेज है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक कॉलेज में 100 सीट्स है तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि 100% ऑल इंडिया कोटे के थ्रू फिल होते हैं। जैसे कि एम्स दिल्ली हुआ, सारे एम्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू फिल होते हैं। फिर दूसरा कोटा होता है 15% का। 15% वो कॉलेजेस 15% वो सीट्स होती हैं उन कॉलेजेस में जो कि भरी जाती है एमसीसी के द्वारा। मैं बताऊंगा वो क्या होता है, जो कि ऑल इंडिया कोटे पे होती है। मतलब ये है कि किसी भी स्टेट का स्टूडेंट उस कॉलेज में एटलीस्ट अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन उसके कट ऑफ पे ही होगा। फिर बाकी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं उस स्टेट के, उनकी जो सीट्स फिल होती हैं वो 85% कोटे से होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट कोटा। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है। जैसे कि कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कि कॉलेजेस हैं एम्स, उसमें जो सीट्स फिल होंगी वो 100% ऑल इंडिया कोटे के बेसिस पे होंगी। मतलब वहाँ पे किसी भी स्टेट का स्टूडेंट किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं ऑल इंडिया कोटे के लिए। मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं किसी उत्तर प्रदेश के कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूँ और मैं एलिजिबल हूँ इस 15% कोटे के बेनिफिट का। फिर हमारे पास आता है स्टेट लेवल कोटा, जिसको हम बोलते हैं अराउंड 85% सीट्स। तो अगर मैं उस स्टेट का डोमिसाइल हूँ तो मेरे पास ये 85% सीट्स रिजर्व रहती हैं मेरे लिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमने कोटा सुना था जनरल कैटेगरी कोटा, ओबीसी कैटेगरी कोटा, SC ST कोटा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सीट के डिवीजन की बात कर रहा हूँ कि सीट्स कैसे डिवाइड होती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। फिर आता है कि काउंसलिंग करता कौन कौन है, काउंसलिंग बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं, जैसे कि एम्स हुआ या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हुए, उनकी काउंसलिंग होती है जो कि ऑल इंडिया कोटे की अगर मैं बात करूं 15% या फिर 100% एम्स का, वो MCC कराता है, वो MCC कराता है। फिर स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट काउंसलिंग बॉडी कराती है और वो हर स्टेट के लिए डिफरेंट होती है। ये चीज़ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, उन्हें सिर्फ ये लगता है कि मैंने एक बार एग्जाम दिया और मुझे एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, आप 720 में से 720 नंबर भी लेके आ जाओ, अगर आपने चॉइस फिलिंग काउंसलिंग सही नहीं करी तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला। क्योंकि एग्जाम तो दे दिया है, लेकिन अब काउंसलिंग कैसे करना ये भी एक बहुत बड़ा
सिनारियो होता है। तो अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूँ या फिर स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें आपको अप्लाई अलग से करना पड़ेगा, इसमें आपको अप्लाई अलग से करना पड़ेगा। तो जैसे आप एमपी के स्टूडेंट हो, आप यूपी के स्टूडेंट हो, आप वहाँ के डोमिसाइल होने का एडवांटेज लेना चाहते हो, वहाँ पे जो रिजर्वेशन हैं उसका एडवांटेज लेना चाहते हो, तो आपको स्टेट काउंसलिंग बॉडी के पास जाना पड़ेगा, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, एमसीसी आपकी काउंसलिंग नहीं करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक सिंपल तरीके से बात करूं, अगर आप ऑल इंडिया कोटा का एडवांटेज लेना चाहते हो, ऑल इंडिया सीट्स पे जाना चाहते हो, तो आपको एमसीसी के पास जाना पड़ेगा। अगर स्टेट्स की सीट्स के पास जाना चाहते हो तो आपको स्टेट काउंसलिंग बॉडी के पास जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे पता कैसे पड़ेगा कि मेरे स्टेट की कौन सी बॉडी है, तो ऑब्वियस सी बात है चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि हम सारे स्टेट्स की काउंसलिंग की प्रोसेस आपको इस चैनल पर डालेंगे। अब एक चीज़ जैसे कि मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि अगर आप चाहते हो कि बिना टेंशन लिए आपको एडमिशन मिल जाए, आपकी सही नंबरों पे सही कॉलेज मिल जाए, जो भी कोटे का बेनिफिट आप लेना चाहते हो, तो यार उसके लिए मेरा सजेशन ये है कि यूट्यूब के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें बताना। तो बेटर सोल्यूशन ये है कि आप हमारी टीम को रीच आउट करिए और समझिए कि कैसे आप अपने नंबर पे सही काउंसलिंग कर सकते हो और एक सही कोटे या फिर सही बेनिफिट का एडवांटेज ले सकते हो। तो ये QR कोड स्कैन करना है और हमारी टीम से बात करना है आपको। फिर एक चीज़ आती है कि फ़ीस कितनी लगती है। तो देखो, अब ये फ़ीस चेंज होती है ईयर ऑन ईयर। अगर मैंने एक रफ फिगर बात करी है तो आपके पास एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है 5000 की, और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है अराउंड 2 लाख रुपीज़ का। ये चेंज होता है, ये एक रफ फिगर मैंने आपको दिया है, ये चेंज होता है। ये चीज़ आपको इसलिए फिल करनी पड़ती है क्योंकि जब आप काउंसलिंग करते हो तो जो बॉडी है MCC, वो ये चाहती है कि आप हमें एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट दें ताकि हम आपको काउंसलिंग प्रोसेस में बैठने का मौका दें। और जो रिफंडेबल अमाउंट होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जिसको आप वापस ले सकते हो, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर आपने वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आपका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होगा, अदरवाइज वो फॉरफिट हो जाएगा। फिर आती है प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होने वाला है काउंसलिंग का अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहली प्रोसेस तो यही होती है कि आपका नीट का एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट आया, क्वालिफाइड हो गए आप। जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं नीट एग्जाम में बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी, जैसे कि जनरल, SC ST OBC, जो भी उसका क्राइटेरिया होता है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आपने क्वालिफाई तो कर लिया, अब आपको करना है पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन में सबसे पहले आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगेन, नीट का एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई हो गया है, नंबर आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो गया है। रजिस्टर आपको अलग से करना पड़ेगा। आपने रजिस्ट्रेशन किया, अगेन सेम प्रोसेस, ऑल इंडिया के लिए MCC पे जाओगे, स्टेट के लिए आप स्टेट काउंसलिंग बॉडी के पास जाओगे। फिर वहाँ पे आपको करना पड़ेगी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस में इंटरेस्ट है, मुझे किस किस कॉलेज में जाना है। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, सबसे पहले आपने डाला एम्स दिल्ली, फिर आपने जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट डाल दी और बेस्ड ऑन दैट लिस्ट आपको कॉलेज अलॉट होता है बेस्ड ऑन योर रैंक। फिर आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है। आपको अगर कॉलेज पसंद आता है तो आप एडमिशन लेने जाते हो, और नहीं पसंद आता है तो फिर आप सेकेंड राउंड में जाते हो। ऑब्वियसली बात है, राउंड्स ऑप्शनल है, अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर आप सेकेंड राउंड में गए। अब यहाँ मैंने लिखा है थर्ड राउंड, जिसको हम बोल रहे हैं मॉप अप राउंड। ये राउंड तब होता है जब कुछ कॉलेजेस में सीट फिल नहीं होती है, तो काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होती है और वो बोलते हैं हम थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, अब आप आके एलोकेशन ले सकते हैं। तो अगेन आपको अप्लाई करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, और फिर फोर्थ राउंड आपका आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जब आपके पास सीट्स फिर फिल नहीं होती कॉलेज में, तब ये होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एडमिशन प्रोसेस होता है स्टेट का और नेशनल लेवल पे, वो ऑलमोस्ट एक साथ होता है। तो पहले नेशनल लेवल का होगा, फिर स्टेट लेवल का होगा, फिर नेशनल लेवल का होगा, फिर स्टेट लेवल का होगा। तो ये बैलेंसिंग आपको बना के रखना पड़ेगा। तो नीट का एग्ज़ाम देने से पहले या देने के बाद, या फिर एटलीस्ट पेरेंट्स को ये प्रिपरेशन पहले से ही कर लेनी चाहिए कि हमें कौन से कॉलेजेस टारगेट करने हैं, बैकअप में हमें क्या ऑप्शन रखना है, ताकि आप वीडियोस या फिर इंफॉर्मेशन उन्हीं स्टेट्स की लें। अदरवाइज अगर आप सारे स्टेट्स की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कभी कभी काउंसलिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑल इंडिया के थ्रू तो वो एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन वो प्रिपेयर नहीं करते। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है, तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, तो फिर वो साउथ इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन साउथ इंडिया की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है।
या फिर वहाँ पे सीट्स वेकेंट नहीं है। तो इस सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को और स्पेशली पेरेंट्स को। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगर वीडियो आप नीट के एग्ज़ाम के पहले देख रहे हो तो एक बैकअप प्लान बना के रखो कि हमें क्या करना है अगर हमारे नंबर इतने आते हैं। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बता सकता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी बैकअप ऑल्सो। तो एक रफ आइडिया मैंने दिया कि आपको काउंसलिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। जब नीट 2024 काउंसलिंग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा तो मैं आपको फिर से एक बार अच्छे वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो ये हमारा QR कोड को स्कैन करिए, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो हमारे दूसरे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे। तो यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.